हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस की सीरीज में काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे देश की बैंकिंग और मनी मार्केट के बारे में, स्पेसिफिकली आरबीआई से जुड़े हुए मुद्दे, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सब बेहद कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिनको समझने में और उनके जुड़े हुए क्वेश्चंस को करने में काफ़ी दिक्कत आती है। आज जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि हर क्वेश्चन में कितनी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देखिए और एंजॉय कीजिए और साथ के साथ सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। कौन कौन से स्टेटमेंट है? पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में सोचना है। हम लोग जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वो हैं जिनके ऊपर स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप वाले बैंक नहीं है, जैसे कि सिटी बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, ये सब प्राइवेट ओनरशिप वाले बैंक है, इनकी नहीं। हम एसबीआई, पीएनबी, इनकी बात करें तो इनके बारे में इन स्टेटमेंट पे विचार करना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो हम हर स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और सोचेंगे कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला है, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। इन द लास्ट डिकेड इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड या इंडियन गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड द पब्लिक सेक्टर बैंक थ्रू कैपिटल इंट्रोडक्शन या कैपिटल इन्फ्यूजन। इसका मतलब पिछले एक दशक में 10 सालों में भारत सरकार ने काफी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंदर और कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज किया। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए की वजह से भारत के बैंकों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली थी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक धीरे धीरे कमजोरी की तरफ, कमजोर वित्तीय स्थिति की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बैंकों के बंद होने के कगार कभी भी पैदा हो सकते हैं। बैंकों में लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, जनता की जमा पूंजी पे संकट पैदा हो सकता है। एक बार किसी देश के बैंक चरमरा गए तो देश का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा और अगर देश का वित्तीय ढांचा चरमराया तो देश बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। याद कीजिए 2008 की आर्थिक मंदी, अमेरिका में बैंकों का डूबना शुरू हुआ और उन बैंकों के डूबने से सिर्फ अमेरिका ही त्रस्त नहीं हुआ, पूरी दुनिया को उस महामंदी ने घेरा। इसलिए भारत सरकार को जब ये लगा कि इन बैंकों को बचाना जरूरी है, इनको डूबने नहीं देना है, सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके अंदर एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करके पूंजी लगा के उनको फिर से बचाने का प्रयास किया। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें तो कोई शंका परेशानी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। टू reorganize या to arrange the public sector banks, the associate banks of State Bank of India were merged in SBI। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है उसको सुधारने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े मजबूत बैंक बनाने के लिए छोटे छोटे सहायक बैंक जो एसबीआई के सहायक हुआ करते थे उनको एसबीआई में मिलाया गया। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को मिलाना, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मिलाना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मिलाना, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को मिलाना, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मिलाना। क्या ऐसा किया गया? ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, भारत में ऐसा हुआ। और इसके अलावा बाकी बैंकों के भी मर्जर या विलय किए गए। तो यस, एसबीआई और उसके एसोसिएट का मर्जर किया गया है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। आंसर में ढूंढिए दोनों सही कहां पे हैं, तो आंसर सी इज फाइन। 1 और 2 दोनों ठीक हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बारीकियां, बहुत अच्छी जानकारी आपको इसके लिए चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीगल टेंडर है? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है कि निम्न में से लीगल टेंडर कौन सा है। लीगल टेंडर का मतलब होता है वैध मुद्रा। तो इनमें से वैध मुद्रा कौन सी है? आप याद कीजिए, मोदी जी ने नोटबंदी की थी और नोटबंदी के टाइम अचानक से एक दिन मोदी जी टीवी पे प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि कल से 500 का नोट लीगल टेंडर, 500 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो सवाल ये आता है कि जो शब्द है लीगल टेंडर, वैध मुद्रा, इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो लीगल टेंडर के बारे में ठीक से एक्सप्लेन करता है? पहला सेंटेंस है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस को चुकाने में जो मुद्रा प्रयोग होती है उसे लीगल टेंडर बोला जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि द फीस पेबल इन द कोर्ट इन लीगल मैटर्स इज नोन एज लीगल टेंडर। मतलब लीगल टेंडर का मतलब वो मुद्रा है जो किसी कानूनी मामले में न्यायालय में फीस के रूप में जमा कराई जाती है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसका लीगल टेंडर से कोई वास्ता नहीं है। दूसरा है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अ फॉर्म ऑफ मनी
which is a form of money which a debtor is bound to accept against his loans, against his claims. इसका मतलब अगर किसी ने किसी को लोन दे रखा है और आपने किसी से लोन ले रखा है और आप कल को लोन वापस लौटाने के लिए जाओ, लोन लौटाने के बदले में जो चीजें आप दे रहे हो, अगर सामने वाला उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य है और ना माने, तो आप गवर्नमेंट में जाके, पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो। उसी को हम लीगल टेंडर बोलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी ये गलत है, क्योंकि चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में बैंक मुद्रा, बैंक मनी लीगल टेंडर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके आप कभी कभी बोलते हैं कि मैं चेक से पेमेंट कर देता हूं। अगर वो लीगल टेंडर होता ना, तो दुकान वाला मना नहीं कर सकता था, उसको चेक लेना ही पड़ता। लेकिन दुकान वाला चेक लेने के लिए बाध्य नहीं है। दुकान वाले की पॉलिसी, वो मना कर देगा, भाई साहब हम चेक स्वीकार नहीं करते, कैश दो हमें दो। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जरूरी है कोई दुकान वाला ऑनलाइन पेमेंट ले? मना कर सकता है। आप हो सकता है कि किसी कूपन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, दुकान वाला मना कर सकता है। इसका मतलब ये स्वीकार्य मुद्रा हो सकती है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। सरकार नहीं कहती कि चेक से भुगतान लेना जरूरी है। दूसरी तरफ चलन में धातु मुद्रा, धातु मुद्रा एक सीमा तक ही पे की जा सकती है। एक अपर सीमा से ज्यादा, एक अपर लिमिट से ज्यादा धातु मुद्रा लीगल टेंडर नहीं होती। इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। तो जो सही है वो है हमारा आंसर नंबर बी। नाउ लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कौन कौन सा स्टेटमेंट्स है? नंबर 1, पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन प्रायोजन करता है, परंतु किसी राज्य की प्रतिभूतियों का नहीं। भारत सरकार के कोष पत्र, ट्रेजरी बिल जारी करता है, लेकिन राज्य सरकारों को ट्रेजरी बिल जारी करने की परमिशन नहीं है। कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं और हमें समझना है कि इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा। पहला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक, इंग्लिश में एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजर्व बैंक मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बट डू नॉट मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब केंद्र सरकार अगर कोई सिक्योरिटी जारी करता है तो आरबीआई उसको प्रबंधित या मैनेज करता है, लेकिन राज्य सरकारों की नहीं। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिक्योरिटीज जब सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है तो आरबीआई मैनेज कर सकता है उनको, लेकिन वो राज्यों की ना करे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो राज्यों की भी कर सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस तो गलत है। नेक्स्ट है, भारत सरकार कोष पत्र या ट्रेजरी बिल जारी करता है लेकिन राज्य सरकारें नहीं कर सकती। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जब गवर्नमेंट को फंडिंग की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट वहां पे ट्रेजरी बिल के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट, एक सिक्योरिटी, एक प्रतिभूति मुद्रा बाजार में जारी करती है। ट्रेजरी बिल जब जारी होते हैं तो ट्रेजरी बिल सिर्फ केंद्र सरकार जारी करती है, आरबीआई के माध्यम से जारी करती है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार को ट्रेजरी बिल जारी करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तीसरा है कि ट्रेजरी बिल हमेशा अपने सम मूल्य से बट्टे पे जारी किए जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी ट्रेजरी बिल की वैल्यू 100 है तो 100 नहीं, उसको बट्टे पर जारी किया जाता है, 100 से नीचे जारी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इशू ऑन डिस्काउंट। ये भी ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 और 3 ठीक है। ऑप्शन में ढूंढिए, पॉइंट नंबर 2 और 3 आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके ऊपर विचार करना है। पहला है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अमाउंट which shall be kept by the bank to manage the situation when the अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बैंक डू नॉट पे देयर लाइबिलिटी। इसका मतलब बैंकों ने किसी को लोन दिया, लोन देने के बाद जिस आदमी ने लोन लिया अगर वो पैसे लेके भाग जाए, पैसे नहीं लौटा रहा, तो इससे बैंक को लॉस होगा। बैंक को लॉस होने से बैंक के डूबने का खतरा होगा। इसलिए बैंक कुछ राशि अलग से बचा के रखता है सो दैट इस घाटे से अपने आप को उबार सके, जिसे हम नाम देते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यही होता है। उसके बाद दूसरा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। एवरी बैंक डिसाइड्स इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इटसेल्फ। क्या हर बैंक अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिसाइड करता है? ये जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत डिसाइड होता है। उसके बाद देश का केंद्रीय बैंक उसको अपनाता है और हर देश का केंद्रीय बैंक अपने सारे बैंकों के लिए एडिक्वेसी रेशियो फिक्स करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निर्धारित करता है, जो सभी बैंकों के लिए एक समान होता है। हर बैंक अपनी मर्जी से उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकता। इसका मतलब सेंटेंस नंबर 1 सिर्फ ठीक है, तो आंसर होगा ए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? देखिए, हम ये जानते हैं कि इंडिया में हर बैंक का अलग अलग एटीएम होता है। एसबीआई के एटीएम अलग हैं, पीएनबी के अलग हैं, एचडीएफसी के अलग हैं, सिटी बैंक के अलग हैं। लेकिन जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो आज के दिन ये सुविधा है कि एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड आप पीएनबी के एटीएम में डाल के वहां से पैसे निकाल सकते हैं, पीएनबी का एटीएम कार्ड आप आईसीआईसीआई बैंक में यूज कर सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? तो कोई ना कोई ऐसी संस्था, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इन सभी बैंकों को, जो अलग अलग बैंकों के एटीएम, उनको आपस में जोड़ते हैं, जिससे कि इंटर एटीएम्स ट्रांजैक्शन आसानी से की जा सके। हमें पढ़ना है कि कौन करता है। भारतीय बैंक एसोसिएशन जी नहीं। भारतीय बैंक एसोसिएशन बेसिकली बैंकों के अधिकारों की, बैंकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक कलेक्टिव संस्था है कि बैंकों को कोई समस्या आए तो सरकार के सामने बैंकों का पक्ष रख सके, इसलिए बैंक एसोसिएशन है वहां पे। उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में एनएसडीएल बोलते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में पैन कार्ड वगैरह की डिपॉजिटरी के रूप में, डाटा रिपॉजिटरी के रूप में, शेयर्स की ट्रांजैक्शन के लिए डीमैट अकाउंट की सुविधा देने के लिए एनएसडीएल काम करता है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में इस पर्टिकुलर काम के लिए एनएसडीएल का कोई वास्ता नहीं है। अब दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और एक है राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। हालांकि समाशोधन करने का मतलब होता है सेटलमेंट करवाना, समाशोधन गृह की सुविधा देना, क्लियरेंस की सुविधा देना, सेटलमेंट कराना, ये रिजर्व बैंक का काम है। लेकिन आरबीआई नहीं, भारत में एटीएम्स को जोड़ने का काम कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। तो नाम है इसका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सही आंसर है इसका। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ रिजर्व बैंक रिड्यूस द बैंक रेट? अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर दे तो इससे क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक रेट होता क्या है। तो देखिए, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। तो बैंकों की लोन लेने की रेट बैंक रेट है। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा, आरबीआई बैंक रेट को कम कर रही है, बैंक रेट को कम कर देते हैं। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो बैंक ब्याज दरों को घटा सकते हैं। अगर बैंकों ने ब्याज दर को घटाया तो लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होने के साथ साथ जो लोग बैंकों के अंदर पैसे जमा कर रहे हैं वो भी ब्याज दरों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति भी घटेगी। अब क्वेश्चन है कि इससे होगा क्या? अगर मान लीजिए कि लोग बैंकों में पैसे कम रखेंगे क्योंकि बैंकों में ब्याज नहीं मिल रहा, लोन सस्ता मिल रहा है इसलिए लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, तो दो इम्पैक्ट आएंगे। ज़्यादा लोन लेने से मार्केट के अंदर तरलता या लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, और क्योंकि लोग बैंकों में पैसे जमा कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसकी वजह से भी लोग कैश अपने हाथ में ज़्यादा रखेंगे और लिक्विडिटी या तरलता धीरे धीरे बाजार में बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा बाजार की लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो लिक्विडिटी घटेगी नहीं, इससे लिक्विडिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है, लिक्विडिटी अफेक्ट होगी। और आंसर नंबर डी है कि वाणिज्यिक बैंक अधिक पूंजी संग्रहित कर सकते हैं। द कमर्शियल बैंक विल बी एबल टू कलेक्ट मोर मनी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों में अब बचत करने की प्रवृत्ति कम नजर आएगी, क्योंकि जमा पूंजी पे उनको ब्याज कम मिलेगा, इसलिए बैंकों के अंदर कलेक्शन पहले की कंपैरिजन में कम होने लगेगा। तो आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट, समाचारों में प्राय आने वाला बेसल 3 समझौता या बेसल 3 एग्रीमेंट सरल शब्दों में क्या है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन न्यूज वी जनरली सी वर्ड दैट इज बेसल नॉर्म। ये बेसल नॉर्म क्या है? अब देखिए, ऑप्शंस इसके अगर आप देखें तो ऑप्शन सिंपल हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बेसल नॉर्म्स हैं क्या। हमें पता है कि एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से स्विट्जरलैंड में एक बैंक है, वहाँ पे एक जगह स्विट्जरलैंड में है जिसका नाम बेसल है। वो इंटरनेशनल बैंक्स के लिए रूल्स बनाता है और वो रूल्स बेसल नॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब बेसल 3 मानक या बेसल 3 स्टैंडर्ड या बेसल नॉर्म्स का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। अब यहाँ पे चलते हैं, क्या ये जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से इसका कोई रिलेशन है? दूर दूर तक नहीं। क्या इसका रिलेशन ग्रीन हाउस गैस से है? नहीं है। क्या इसका रिलेशन विकसित देशों में निर्धन लोगों के संबंध में कुछ है? नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? बैंकिंग क्षेत्र। तो बिना पढ़े ही हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में इनमें से ठीक स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए मौद्रिक व वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। तो पहला ऑप्शन है, द मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म
ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड मनी। ये बिल्कुल ठीक है। मनी मार्केट वो है जो अल्पकाल में सिक्योरिटीज के पैसे के लेन देन को संभव बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित के रूप में बांट सकते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। मनी मार्केट को हम लोग ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में बांट सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, साहूकारों से, महाजनों से, तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाता है। यही आपने बैंकों से या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लिया तो ऑर्गेनाइज सिस्टम कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है मुद्रा बाजार के विनियमन का उत्तरदायित्व आरबीआई का है, तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मनी मार्केट, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुद्रा बाजार का विनियामक आरबीआई ही है, उसका कंट्रोल आरबीआई के पास है, जबकि अगर ये पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट होता तो ये विनियामक या कंट्रोल का काम सेबी के पास पहुंच जाता। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए ये क्वेश्चन जब भी आए तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कब बना, या भारतीय रिजर्व बैंक ने काम कब प्रारंभ किया, या फिर क्वेश्चन हो रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ, दोनों में अंतर है। रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ था 1934 में, लेकिन आरबीआई की जो स्थापना या काम करना शुरू कब से हुआ वो 1935 से हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है वो होगा 1934। 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित हुआ था, जिस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई। उसके बाद हम चलते हैं आगे। असुमेलित को पहचानिए, फाइंड आउट द मिसमैच। इनमें से मिसमैच कौन सा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि इनमें से चार है, चार में से कोई तीन ऑप्शन है वो ठीक होंगे, मैच करते होंगे। पहला है हिल्टन यंग कमेटी 1926। देखिए हिल्टन यंग कमेटी के बारे में कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कई जगह 1921 लिखा है, 1926 लिखा है। दो डेट इसलिए हैं, एक वो डेट है जब हिल्टन यंग कमेटी को बनाया गया, एक वो डेट है जब हिल्टन यंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, सुझाव दिए, रिकमेंडेशन दी। तो रिकमेंडेशन की डेट 1926 बिल्कुल ठीक है। आरबीआई की स्थापना, वो अभी हमने पढ़ा कि आरबीआई एक्ट 1934 है, बट आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1948 गलत है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 में 1949 में पारित हुआ था। और उसके बाद लास्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। हम सब जानते हैं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, तो ये भी ठीक है। पहला, दूसरा और फोर्थ ये ठीक है। इसका मतलब जो गलत जवाब है वो सी है, और गलत हमें ढूंढना था, हमारा आंसर बनेगा सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की संख्या बताइए। फाइंड आउट द करेक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हम ये जानते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को वाउच करने के लिए, महंगाई को, इन्फ्लेशन को देखने के लिए, उसका नियमन करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर सदस्यों की संख्या है 6। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वित्त वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा या घोषणा की जाती है? हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी रिव्यूड और डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कितनी बार इस पॉलिसी को देख सकती है? हम लोग जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2-2 महीने से, एक साल में हर 2-2 महीने से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है। अगर हर 2 महीने में एक बार रिव्यू होगा तो साल में हो जाएगा 6 बार। तो 12 महीने में 12 डिवाइड बाय 2 कर दें, हर 2 महीने से 6, आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों में कौन सा शामिल नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम जानते हैं कि आरबीआई जब महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो 2 तरह के हथियार अपनाती है। एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल और एक को बोलते हैं क्वांटिटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गुणात्मक नहीं है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई 3 जो हैं वो गुणात्मक हैं और एक मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक क्वालिटेटिव कौन सा होता है वो तो आप पहले ही पहचानते हैं, तो आंसर देख के बता सकते हैं कि सीआरआर जो है वो क्वालिटेटिव टूल नहीं है, क्वांटिटिव है, मात्रात्मक है। क्रेडिट राशनिंग गुणात्मक होता है। सीमांत मार्जिन आवश्यकता गुणात्मक होता है। मोरल शोषण या नैतिक प्रभाव या प्रेशर डालना ये भी गुणात्मक होता है। तो सिर्फ एक ही मात्रात्मक है सीआरआर, जो इस क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्रभावी कौन सा नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इफेक्टिव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। याद कर लीजिएगा,
जब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो जो भी हमारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, या फिर दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि जो पॉलिसी रेट्स वगैरह होती हैं, इन रेट्स को हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो इनमें से जो जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो प्रभावी हैं। बैंक दर में वृद्धि, ये इफेक्टिव होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ये भी इफेक्टिव होगा। लेकिन जब कमी की जा रही है तो वो इन्फ्लेशन को रोकेगा नहीं, वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। तो सीआरआर में कमी गलत है, रेपो रेट में कमी गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 2 और 3। लेकिन कैसे? अगर मान लीजिए कि हम सीआरआर को कम करते हैं, तो मान लीजिए कि सीआरआर चल रहा है 4%, हमने कर दिया 2%, तो पहले बैंक 100 में से 4% काट के लोन देता था 96 रुपीज़ का, अब बैंक लोन दे पाएगा 98। सीआरआर में कमी से बैंक की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। अगर बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और अगर लोग ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन को आगे पुश मिलेगा। इन्फ्लेशन घटेगा नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण दान देने से तात्पर्य किस ऋण से है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर फंडिंग या प्राइमरी सेक्टर लोन्स? तो प्राइमरी सेक्टर को लोन देने से मतलब क्या है? आप सभी ने पढ़ा है, प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर की जगह। तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, इनमें से कौन सा? कृषि मतलब एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री लघु और छोटे उद्योग, दुर्बल वर्ग का मतलब आप माइनॉरिटी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोल सकते हैं, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो मैक्सिमम लोगों को लगता है एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर भी शामिल है, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री भी शामिल है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो शामिल है ही, इसलिए इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी। तो देखिए आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपने ध्यान से देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि बैंक पीओ, जैसे कि क्लर्क, आईबीपीएस द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम जिसमें बैंक शामिल है, आपके लिए ये सीरीज बहुत यूजफुल है। इसके अलावा आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो भी ये सीरीज आपके काम आएगी। और अगर राजस्थान का कोई भी पेपर आप ऐसा देते हैं, यूपीएससी का पेपर देते हैं, कहीं का भी जिसमें इकोनॉमी आपके सब्जेक्ट में है, तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में बैंकिंग होगा, और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इस सीरीज़ का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। आज के इस सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सीरीज़ में हम मिलेंगे आपके साथ में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।